हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विजन आइज के करंट अफेयर्स जो कि हमारी जनवरी मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट। तो न्यूज़ इन शॉर्ट की कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं और कल आप लोग को गवर्नमेंट स्कीम्स की एक लेसन मिल जाएगी, सिक्योरिटी की भी लेसन्स मिल जाएगी। तो हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा कल परसों में, ठीक है। न्यूज़ इन शॉर्ट में देख लीजिए, टोटल यहाँ पे 33 आर्टिकल है, छोटे आर्टिकल होते हैं। बट अगर आप लोग यूपीएससी के अलावा और भी कोई स्टेट बीसीएस या और भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उनमें ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज इंटरनेशनल वीमेंस डे है, तो हैप्पी इंटरनेशनल वीमेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू, सारे वीमेंस को जो भी हमारे सब्सक्राइबर है और इस फैमिली के पार्ट है। तो बस स्ट्रॉन्ग रहिए और जो भी आप लाइफ में चाहते हो आप ज़रूर उसको अचीव कर सकते हैं। बस उसके लिए थोड़ा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और थोड़ा करेजियस होने की भी ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेवन्थ ट्रेड पॉलिसी रिव्यू ऑफ इंडिया एट द WTO बिगिंस। तो सेवन्थ ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, इसको TPR कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो TPR जो है इसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव पीयर रिव्यू होता है। इट मीन्स कि किसी कंट्री की देखी जाती है कि जो ट्रेड किया जाता है ना, जैसे कि व्यापार आप देखो कि बायलैटरल, ट्राइलैटरल या मल्टीलैटरल, बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में भी जो ट्रेड होती है, तो हर एक कंट्रीज़ की अपने तरफ से कुछ पॉलिसीज़ होती है। जैसे हम लोग भी किसी और कंट्री के साथ व्यापार करते हैं तो उसमें क्या टैरिफ रहेगा, क्या ड्यूटीज़ अप्लाई किया जाएगा, कितना इम्पोर्ट करना है, कितने दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करनी है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। तो इसी ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू किया जाता है कि किस कंट्री की ट्रेड पॉलिसी अच्छी है, किस कंट्री की नहीं अच्छी है। तो इंडिया की यहाँ पे ट्रेड पॉलिसी के बारे में बताया जा रहा है। तो हमारे यहाँ ये हाईलाइट दी गई है कि जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ है इससे हमारे यहाँ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं। इंडिया का जो ट्रेड पॉलिसी है वो आज भी आप देखोगे कि अनचेंज्ड ही है, जो बहुत लंबे समय से चलते आ रहा हमारा पॉलिसी वही आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने ट्रेड पॉलिसी को बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं। तो इंडिया में आप देखो कि हमारा ट्रेड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है। तो जैसे कि टैरिफ है, यानी कि कितना हम लोग को टैरिफ लगाना होता है। एक्सपोर्ट टैक्स कितना लगाते हैं, अगर हम लोग बाहर अपने सामान को भेजते हैं तो उसमें कितना टैक्स लगाते हैं। मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस कितना है, अगर कोई भी कंट्री हमें भेजती है अपने सामान तो उनके ऊपर कितना हम लोग टैक्स लगाते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, लाइसेंसिंग, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे आपका पॉलिसी के अंदर रखा गया है। एक एक करके देखते हैं। पहले है ट्रेड फैसिलिटेशन इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि जो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, यानी कि हमारे यहाँ से कुछ जो सामानें हैं वो दूसरे कंट्री में जाती है और दूसरे कंट्री की जो सामानें हमारे यहाँ आती है उनके प्रोसीजर में और कस्टम क्लियर्स को और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाएगा। इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक गेटवे होगा, यानी कि एक आपका गेटवे होगा जिसमें कि कस्टम क्लियरेंस हो जाएगी। जैसे दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में जब कोई भी प्रोडक्ट आते हैं ना तो उसके लिए कस्टम क्लियरेंस होती है। इट मीन्स कि वो देखा जाता है, चेक एंड बैलेंस किया जाता है पूरी तरीके से कि हमारे कंट्री में जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं। फाइन। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे सिंगल विंडो होगा फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड के लिए। डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी होता है, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटीज़ है। तो ये सारे फैसिलिटीज़ हम लोग देते हैं ट्रेड फैसिलिटेशन इनिशिएटिव जो इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद डोमेस्टिक प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के लिए क्या है, तो इंडिया के द्वारा आप जानते हो कि बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। इट मीन्स कि कुछ भी प्रोडक्ट को अगर प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो उसको और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए हमारे सरकार के द्वारा, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों के द्वारा एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दिए जाते हैं पैसे के फॉर्म में, या फिर डायरेक्ट सब्सिडीज़ दी जाती है। जैसे आप लोग देखते हो कि सब्सिडी भी एक कैश बेनिफिट होता है कि अगर आप 800 की गैस सिलेंडर ले रहे हो तो उसमें 200 जो है सरकार सब्सिडी के फॉर्म में देती है, या फिर किसानों को भी देती है फर्टिलाइज़र वगैरह सब में। तो ये एक आपको देखने को मिलेगा। साथ ही कंसर्न क्या क्या रेज़ किया जा रहा है ये देखते हैं। जो फ्रिक्वेंट हमारे यहाँ ट्रेड पॉलिसी मेजर्स को यूज़ किया जाता है ना, उससे हमारे डोमेस्टिक जो प्रोडक्शंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है, इन्फ्लेशन कहने का क्या मतलब होता है, जो मार्केट में महंगाई है अगर वो बढ़ जाता है तो उसको रोकना होता है। तो महंगाई जो बढ़ती है उसको रोका जाता है। और साथ ही साथ आप देखो एग्रीकल्चर में, तो यहाँ पे स्टॉप एंड स्टार्ट का कोई फंडा ही नहीं है। एग्रीकल्चर में आप देखते हो कि कभी ऐसा नहीं होता है कि अब जो है खेती स्टॉप कर देनी चाहिए या कोई फसल जो है उसको स्टॉप कर देनी चाहिए, या फिर कभी जो है स्टार्ट करना है, कोई एक पर्टिकुलर डेट से स्टार्ट करना है, तो ऐसा भी कोई फंडा नहीं होता है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे आप देखते हो कि 3 सीज़न होते हैं एग्रीकल्चर में। खरीफ सीज़न गया तो फिर आपका रबी सीज़न आया, रबी सीज़न गया फिर जायद सीज़न आया। तो इस तरीके से आपका सीज़न टू सीज़न ये चलते रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। फाइन। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज डावोस एजेंडा एंड ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। प्राइम मिनिस्टर जो है उनके द्वारा डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को एड्रेस किया गया है। तो ये हर एक साल होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
डावोस एजेंडा क्या होता है? डावोस एजेंडा है कि जहाँ पे आप देखो, डावोस एक सिटी है जो कि स्विट्ज़रलैंड में। तो डावोस एजेंडा होता है जिसमें कि ग्लोबल लीडर्स जो है ना, उनको मोबिलाइज़ किया जाता है कि वो अपने प्रिंसिपल को शेप करें, साथ ही पॉलिसीज़ को शेप करें। जो भी पार्टनरशिप की ज़रूरत है ग्लोबल लेवल पे वो इनको देखें, और कुछ न्यू कॉन्टेक्स्ट को अगर लाने के लिए ज़रूरी है, जैसे कोविड-19 में कुछ सिनेरियो काफ़ी चेंज हो चुकी है, तो कुछ नई चीज़ों का अडॉप्ट करना ज़रूरी है, कुछ चीज़ों को चेंज करना ज़रूरी है। तो उन सारी चीज़ों में जो चैलेंजिंग आती है उसको भी अडॉप्ट किया जाएगा। और इस एजेंडा का 7 की थीम्स है। तो क्या-क्या है कि कैसे हम लोग सबसे पहले अपने प्लैनेट को सेव करें। इट मीन्स कि जो हमारी इन्वायरमेंट है जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जा रही है, इन टर्म्स ऑफ मैरीन पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आप देखो कि हर एक तरीके का जितना भी पॉल्यूशन है, तो उससे हम लोग को अपने प्लैनेट को सेव करना है। फेयरर इकोनॉमीज़ होनी चाहिए। टेक फॉर गुड है, यानी कि आपका टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करना है सही चीज़ों के लिए। सोसाइटी एंड फ्यूचर ऑफ वर्क है, बेटर बिजनेस है, साथ ही हेल्दी फ्यूचर होना चाहिए, बियॉन्ड जियो पॉलिटिक्स है। तो ये 7 थीम्स है, इसको ध्यान रखना है। डावोस एजेंडा जो है वो आप लोग देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्रेट रिसेट इनिशिएटिव को ये लॉन्च किया। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ग्रेट रिसेट इनिशिएटिव, इट मीन्स कि इसका एम है कि सारे फाउंडेशंस जो ग्लोबल इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम के हैं वो एक साथ जॉइंटली और अर्जेंटली जो है एक अच्छा खासा ऐसा ग्लोबल सेट करे जिसमें कि फेयर, सस्टेनेबल और रिजिलियंट फ्यूचर हो। जैसे कि आप देखते हो कि कोविड-19 के कारण ही काफ़ी कुछ बिगड़ गई है, तो आगे आने वाले सालों में, आगे आने वाले हमारी जो फ्यूचर है वो एक अच्छे तरीके से बिल्ड हो सके, उसके लिए यहाँ पे एक ग्रेट रिसेट जैसे कि आप लोग अपने फ़ोन को भी, लैपी को भी रिसेट करते हो जब कभी भी हैंग कर जाता है, तो हमें भी अब अपनी इकॉनमीज़ को रिसेट करने की ज़रूरत है। फाइन। इसमें 3 कंपोनेंट है। सबसे पहला क्या है कि स्टीयर मार्केट टुवर्ड फेयरर आउटकम्स। इट मीन्स कि मार्केट में हमें इस तरीके से काम करना है कि जो आउटकम्स निकल कर आए वो ईच एंड एवरी पर्सन के लिए फेयर हो। साथ ही इन्वेस्टमेंट करनी है जिसमें कि हमारा जो गोल है, एटलीस्ट वो जो गोल है वो एडवांस फॉर्म में वो पूरा हो सके। हार्नेस इनोवेशन से फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें हम लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजीज़ की। तो जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा है उसमें हम लोग को आज बेटर तरीके से इनोवेशन करने की ज़रूरत है। सो दीज आर द 3 कंपोनेंट्स अंडर द डावोस एजेंडा, और बेटर वी कैन से ग्रेट रिसेट इनिशिएटिव। ओके, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको फैक्ट्स एंड फिगर पता होना चाहिए। तो ये एक इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये कमिट करती है कि वो यहाँ पे बिजनेस, पॉलिटिक्स, एकेडमिक और अदर जो लीडर्स है सोसाइटी के, उनको इंगेज इस तरीके से करेंगे जिससे कि हमारा जो ग्लोबल एजेंडा है वो पूरा हो जाए, रीजनल एजेंडा पूरा हो जाए, इंडस्ट्रियल एजेंडा पूरा हो जाए। तो वो चीज़ यहाँ पे आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किया जाता है। साथ ही आप देखो कि इसको 1971 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसकी हेड क्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है। इसकी कुछ पब्लिकेशन है, इट मीन्स कि एवरी ईयर यहाँ पे कुछ पब्लिकेशन आपका लॉन्च होता है, तो उसको आपको पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन है, बट कुछ सम ऑफ देम आपको रिमेंबर होना चाहिए, जैसे कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है। तो ये सारी कुछ रिपोर्ट है जो कि आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, coming to next article, Henley Passport Index 2021. This is very important topic, please mark it. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है। पहले आप ये देखो कि पासपोर्ट इंडेक्स है, इट मीन्स कि इसमें रैंक किया जाता है वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ की पासपोर्ट, और देखा जाता है कि पासपोर्ट, उस पासपोर्ट के अकॉर्डिंग किस कंट्री में कितना ज़्यादा जो है वो लीज में मीन्स कितना ज़्यादा फ्रीडम देते हैं लोगों को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेस्टिनेशंस जो है उनके होल्डर्स का ये देखा जाता है बिना किसी प्रायर वीज़ा के। तो रैंकिंग जो है वो बेस्ड होता है डेटा जो कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से ये आपका एक्सक्लूसिवली निकाला जाता है, और रैंक यहाँ पे 199 पासपोर्ट को टोटल तरीके से किया जाता है। जापान की पासपोर्ट है जो कि फर्स्ट रैंक में आई है इस इंडेक्स में, और पासपोर्ट होल्डर जो है वो यहाँ पे एबल है कि वो 191 डेस्टिनेशन में वो वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। इट मीन्स कि किस कंट्री की पासपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिफोर डैट आई थिंक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पासपोर्ट एंड वीज़ा, ये आपको पता होना चाहिए कि पासपोर्ट और वीज़ा के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, जैसे हम लोग भारत के हैं, तो भारत में हमें पासपोर्ट मिलेगा। अगर हम लोग को विदेश जाना है, मान लीजिए कि हम लोग को यूएसए जाना है, कनाडा जाना है, तो हमें क्या चाहिए इंडिया से अप्रूवल के लिए कि हमें हाँ अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है, तो हमारे कंट्री में ये पासपोर्ट देंगे। लेकिन हाँ, दूसरे कंट्री में जाना है तो दूसरे कंट्री को भी तो बताना होगा ना कि भाई साहब हम आपके कंट्री में आ रहे हैं तो हमें बुलाओ। तो वो हमें वीज़ा देते हैं कि ठीक है आप आइए, किस पर्पज़ के लिए आते हैं, आना है वो भी उनको बताना होता है। तो वो हमें उस हिसाब से वो अप्रूवल देते हैं कि ठीक है 10 डेज़
15 डेज़, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर। तो इस तरीके से वीज़ा अप्रूव किया जाता है। तो जिस कंट्री से आप जा रहे हो वहाँ से आपको पासपोर्ट मिलता है, और जिस कंट्री में आ रहे हो वहाँ वो वीज़ा देते हैं, ठीक है। तो किसी भी कंट्री की पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, ये हम लोग कैसे समझ सकते हैं? ये हम लोग तभी समझ सकते हैं जब आप उस कंट्री की पासपोर्ट लेकर बिना वीज़ा अप्रूवल के आप किसी भी कंट्री में विजिट कर सकते हो। जैसे कि जापान की यहाँ पे पासपोर्ट सबसे स्ट्रांग मानी जाती है। देखिए, 2 रिपोर्ट निकलता है पासपोर्ट को लेके। एक हैंडेड पासपोर्ट है जिसमें आपका हर टाइम आप देखोगे कि लगभग जापान ही इसमें आता है। एक और पासपोर्ट है जिसमें सिंगापुर टॉप करता है ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये हेल्ले याद रखना है कि ये जापान में इसमें टॉप किया है। यानी कि जापान के अगर आप वहाँ पे आपको पासपोर्ट मिला है, आप वहीं के सिटीजन हो, आपके पास पासपोर्ट है, तो जापान के जो सिटीजन है वो आराम से इंडिया आ सकते हैं। इंडिया वाले उनको इनविटेशन दे भी कि नहीं दे उससे मतलब नहीं पड़ता है। या फिर कई बार आप देखोगे कि वीज़ा ऑन अराइवल भी है कि आप पहले हमारे कंट्री में आ जाओ, फिर आपको वहाँ पे वीज़ा मिल जाएगा। बट 191 डेस्टिनेशन कंट्रीज़ में वो जा सकते हैं जिसके पास भी जापान का पासपोर्ट है। इंडिया का रैंक कितना है? तो इंडिया की रैंक 85 है, और इंडिया का पासपोर्ट होल्डर जो है हम लोग 58 डेस्टिनेशन में पूरे वर्ल्ड में वीज़ा फ्री है। इट मीन्स कि वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग 58 कंट्रीज़ में जा सकते हैं। अब वो आप लोग सर्च कर लीजिएगा कि किस किस कंट्री में हम लोग बिना वीज़ा के जा सकते हैं, ठीक है। आइए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। वेरियस रिपोर्ट रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन बॉडी, यस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आप लोग रिपोर्ट ध्यान रखिएगा क्योंकि दिसंबर में बहुत सारे रिपोर्ट पब्लिश होते हैं, तो जनवरी मंथ में भी बहुत सारे आते हैं क्योंकि एक साल का खाका दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जनवरी मंथ में आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन रिपोर्ट की बात करें तो ये आपका रिलीज़ किया जाता है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा, और इसमें पार्टनरशिप होता है अंकटाड का, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। की फाइंडिंग क्या है? बताया जा रहा है कि जो पैंडेमिक है, ग्लोबल शटडाउन हुआ है, इससे बहुत सारे जो जॉब्स है, 4 आउट ऑफ 5 जॉब्स तो है वो अफेक्ट हुए हैं। साथ ही क्राइसिस भी देखने को मिला है। लेकिन हाँ, एक कहीं ना कहीं एक आप देखोगे कि एक सही चीज़ थी जो डिजिटाइजेशन थी, जिसके कारण तो कहेंगे कि चीज़ें सेटल हो गई थी। लेकिन फिर भी मिलियंस ऑफ जॉब जो है 2020 में लॉस हो गई, जो कि अभी तक वो रिकवर नहीं हुआ है। डिवास्टेटिंग सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिला है कोविड-19 पैंडेमिक के कारण, और सेंट्रल बैंक जो हमारे वर्ल्ड में है उनके द्वारा भी काफ़ी मैसिव अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया गया है। और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को जो है ना, एक आप कह सकते हो कि उसको भी लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्ट रेट रखा गया है। साथ ही आप देखो कि काफ़ी कंसर्न भी यहाँ पे निकल कर आ रही है। न्यू टेक्नोलॉजीज़ है जिसके कारण जो डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन का जो पेस है वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका आईएमएफ के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इसमें देखा जाता है हमारे इकोनॉमी के हालचाल के बारे में। जैसे ग्लोबल इकोनॉमी अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है कि 2021 में 5.5% से ये हमारा ग्रो करेगा, जो कि 2022 में ये 4.2 हो जाएगा, घट जाएगा। इंडिया के अगर फिनेंशियल ईयर ग्रोथ देखें हम लोग तो 2022 में बताया जा रहा है कि 11.5 रहेगा। तो अच्छी बात है, अभी हम लोग थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट किए हैं। हमारे यहाँ वी शेप रिकवरी आया है। इट मीन्स कि -23%, -23 रहा, फिर उसके बाद -8 हुआ, अब हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहे हैं। अभी 0.4% आया है हमारा इकॉनमी ग्रोथ। तो कहा जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर हमारा 11.5% रहेगा, विच इज़ गुड, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिर है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिलीज बाय अंकटाड। तो अंकटाड के द्वारा ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे देखा जा रहा है। तो ग्लोबल जो एफडीआई है वो 2020 में काफ़ी कोलैप्स भी हुई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स कि बाहर की जो कंपनी है या इन्वेस्टर्स है, अगर वो किसी भी कंट्रीज़ में जाकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आप देखो कि कंपनीज़ तो वर्क फ्रॉम होम हो गई, लेकिन इंडस्ट्रीज़ वगैरह बहुत सारे सेक्टर्स ठप हो गए थे क्योंकि लॉकडाउन के कारण। तो उस समय इन एफडीआई पे भी बहुत ज़्यादा बुरा असर हुआ था। तो 42% ये बताया जा रहा है कि एफडीआई का लॉस हुआ है 2020 में, ठीक है। फिर आते एक और रिपोर्ट देखिए जो कि है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा आपका रिलीज़ किया गया है। तो इसमें हाइलाइट्स दिया गया है कि बहुत सारे रिस्क जो है उसकी इम्प्लीकेशंस देखने को मिली है। इट मीन्स कि कोविड-19 के कारण जो है हमारे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला। की फाइंडिंग ये बताया जा रहा है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जो कुछ आप देखो कि क्लाइमेटिक एक्शंस के द्वारा यहाँ पे फॉलो किया गया है, तो ये बिगेस्ट ग्लोबल रिस्क है हमारे आने वाले डिकेड्स के लिए। इकोनॉमिक आप देखोगे कि फ्रेजिलिटी है, सोसाइटल डिविजन्स है जो कि ये बढ़ते ही जा रहा है। कोविड-19 के कारण जो है हमारे एजुकेशन में आप देखो डिवीज़न आ गया है। एजुकेशन में पॉवर्टी में आप देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि एपीएल में थे, अब वो बीपीएल में चले गए हैं। फिनेंशियल स्टेबिलिटी की कमी हो गई है। टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत आप देखो इसमें भी गैप आ चुका है, तो बहुत सारे गैप आ गए हैं। डिजिटल डिवाइड कहा जा रहा है।
और टेक्नोलॉजी एडेप्शन जो है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। डिजिटल डिवाइड आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे स्कूल बंद हो गए और काफ़ी लंबे समय तक तो स्कूल ही बंद रहे, अब जाकर ओपन हुआ है, तो स्कूल बंद हुए, तो अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में देखें या फिर आप शहरी क्षेत्र में भी देख लो जिनकी पोजीशन थोड़ी सही नहीं है, तो उस घर में अगर एक मोबाइल फ़ोन है ना, तो अगर वहाँ पे बेटे और बेटियाँ हैं तो बेटों को पढ़ने का प्रेफरेंस दिया जाता है, बेटियों को पढ़ने का अधिकतर प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि डिजिटल डिवाइड हो गया। इट मीन्स कि लड़कियाँ जो है जो स्कूल जाके पढ़ पा रही थी, अब घर में रहकर वो मोबाइल के कारण, मोबाइल की नहीं उपलब्धि के कारण वो नहीं पढ़ रहे हैं। समटाइम्स आप ये देखोगे कि अर्बन एरिया में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, लेकिन वही चीज़ अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाओगे तो ऐसा भी है कि लोगों के पास मोबाइल है बट इंटरनेट नहीं है, तो फिर वो कैसे पढ़ेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही साथ रिस्पॉन्स बताया जा रहा है कोविड-19 का, जो कि 4 गवर्नेंस अपॉर्चुनिटी निकल कर आएगी। इट मीन्स कि हमें एक अच्छा खासा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जिससे कि जो रिस्क का इम्पैक्ट है वो हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में कम कर सकें। साथ ही हम लोग हाई प्रोफाइल रिस्क कम चैम्पियंस में इन्वेस्ट कर सकें। साथ ही रिस्क कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, यानी कि जो भी हमारा कम्युनिकेशन है रिस्क वाला उसको हम लोग इम्प्रूव करें। न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होना चाहिए। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि कई सारे रिपोर्ट्स हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ये बाई एनुअल रिपोर्ट है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिलीज़ की जाती है, तो आपको थोड़ा अलग देखने को मिलेगा, इसलिए याद रखनी है, ठीक है। 2 साल में एक बार ये आपका रिपोर्ट पब्लिश होता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसकी कितनी रिस्क है इस चीज़ को रिफ्लेक्ट किया जाता है, और रेजिलियंस भी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का कि कितने समय तक हम लोग लंबे समय तक ये टिक सकते हैं। कुछ की हाइलाइट्स बताई जा रही है, जैसे हम लोग अगर देखें कि परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका CRAR है। इट मीन्स कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है। इसका मीनिंग आप लोग समझिए, कैपिटल टू रिस्क वेटेड। पहले देखिए कैपिटल, ठीक है, बैंकों की कैपिटल कितनी है और इसको देखा जाता है कि कितना रिस्क वेटेड है। मान लीजिए कि कोई बैंक है, ठीक है, बैंक की कैपिटल टोटल 100 रुपीज़ है, ठीक है, और अगर आप लोग कोई भी लोग जो है हमेशा लोन लेने जाते हैं तो कैपिटल क्या करेंगे ना, मीन्स बैंक क्या करेंगे कि उनकी टोटल कैपिटल 100 रुपीज़ है, लेकिन वो 100 रुपीज़ को लोन में नहीं निकाल देते, क्योंकि आपको पता है कि टोटल कैपिटल का कुछ परसेंटेज हर एक बैंक को RBI के साथ रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ CRR SLR, ठीक है। तो ये कैश रिजर्व रेशियो होता है जो कि आज के डेट में 3% है। तो 100 रुपीज़ का ये 3% CRR के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में हर एक बैंक को RBI के साथ रखना होता है। SLR है जो कि आपका अभी 19% है। तो SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ परसेंट 100 रुपीज़ में से 3% तो CRR चला गया, SLR आपका 19% जाता है 100 रुपीज़ में से टोटल कैपिटल से। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका कैश के फॉर्म में रख सकते हैं, गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हैं, बॉन्ड के फॉर्म में रख सकते हैं, लेकिन 19% टोटल होना चाहिए। तो ये आप समझ जाओ कि 22% जो है यहाँ पे आपका 100 रुपये में से 22 रुपया जो है बैंकों को RBI के साथ रखना पड़ता है, जस्ट क्योंकि कुछ जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन अकर हो जाते हैं, कुछ रिस्क वाली अगर सिचुएशन अकर हो जाए तो बैंक इसको इस्तेमाल कर सके। बाकी यहाँ पे बैंक के पास जो आपका 88 रुपीज़ बची है, 70, बाकी बैंकों के पास जो 78 रुपीज़ बचा, ये बैंक क्या करते हैं ना कि लोन के फॉर्म में निकाल देते हैं। बैंक कभी भी अपने पास पैसे नहीं रखते। जैसे आप बैंकों में डिपॉजिट करने जाते हैं, मान लीजिए कि आपने 90 रुपया डिपॉजिट किया, तो बैंक क्या करते हैं ना कि इसको लोन के फॉर्म में निकाल देते हैं। तो ये बैंकों का काम करने का तरीका है। तो टोटल जो कैपिटल हो गया 100 और रिस्क वेटेड कितना हो गया, तो रिस्क वेटेड है 78, क्योंकि इसी में ना बैंक रिस्क कर रही है। अब ये रिस्क कैसे हो गया, क्योंकि आप देखते हो कि लोन के फॉर्म में दे दिया जाता है, लेकिन क्या पता कि वो लोन वापस आएगा कि नहीं। अब लोन के फॉर्म में पैसा निकाल देते हैं बैंक, तो ठीक है, बैंकों को किससे क्या फ़ायदा होता है, जो लोन से जो इंटरेस्ट वापस आता है ना, तो उससे बैंकों का एक्स्ट्रा फ़ायदा होता है। तो इसीलिए बैंक जो है ना अपने पास पैसे नहीं रखते हैं, वो लोन के फॉर्म में निकाल देते हैं। बट ये रिस्क वेटेड हो गया 78 रुपीज़, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि बैंक जो लोन देती है कोई गारंटी नहीं है कि वो लोन वापस आ जाए। बेसिक अमाउंट भी जो है निकालने में हालत आज के डेट में ख़राब हो रहा है, जिसके कारण आप देखते हो NPA का रेशियो बढ़ते जा रहा है। तो खैर ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। तो ये इसको हम लोग इसको बैंक के द्वारा क्या कहा जाता है, CRAR। इट मीन्स कि कितना कैपिटल है और रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितना है। अब इसको भी RBI के द्वारा इसको फिक्स किया गया था कि चलिए 9% जो है ना इसको रखना चाहिए।
ठीक है। रिस्क वेटेड जितना टोटल कैपिटल है उसमें से 9% ऐसा कैपिटल होना चाहिए जिसको हम लोग समझ रहे हैं कि वो उसमें रिस्क है, रिस्क के हिसाब से जो है बैंक खेले। लेकिन हर एक बैंक ना अपने हिसाब से, क्योंकि कैपिटल तो सारे बैंकों का सेम नहीं होता है, कुछ बैंकों के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, कुछ बैंकों के पास पैसा ही नहीं है, तो इसलिए उनके पास जिस हिसाब का पैसा है ना उस हिसाब से वो अपना जो है रिस्क वेटेड परसेंटेज रख सकते हैं। तो ये देखा जाता है यहाँ पे कि कितना जो है रिस्क वेटेड है। अब आप देखो कि बेसल थर्ड जो है, इट मीन्स कि बेसल भी एक सिटी है जो कि स्विट्ज़रलैंड में, तो उसके हिसाब से पूरे वर्ल्ड की जो है बैंक का रूल्स रेगुलेशन चलता है, तो हम लोग भी बेसल नॉर्म्स को ही फॉलो करते हैं। तो अभी बेसल 3 स्टार्ट हो गया है, तो बेसल 3 में आप देखो कि बोला जा रहा है कि CRAR को 8% मेंटेन करना है। तो ठीक है, इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनका CRAR अगर हम लोग देखें तो वो इम्प्रूव हुआ है। इट मीन्स कि वो जो रिस्क वेटेड असेट था उनका वो अभी यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। पहले आप लोग देखो कि सितंबर 2020 में 15.8% था, और जो कि बढ़ के ये आपका जो है ना 15.8% बढ़ गया है, जो कि मार्च में 14.7% था। तो ये चीज़ आप समझ गए। पहली तो ये यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। दूसरा ग्रॉस NPA देखा जाता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मान लीजिए कि 100 रुपया बैंकों के पास है और बैंक जो है 90 रुपया यहाँ पे लोन में निकाल दी, ठीक है, और लोन से जो है ना मात्र बैंकों के पास 20 रुपया वापस आया, तो 70 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे NPA हो गया। NPA कहने का मतलब है कि बेसिक अमाउंट भी वापस नहीं आया, इसके साथ इंटरेस्ट भी वापस नहीं आया, 20 रुपया जो है वह वापस आ गया। तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ऐसा एसेट बैंकों का जो कि अब परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये भी देखा जाता है। तो आपको पता है कि जो हमारे यहाँ ग्रॉस NPA रेशियो है वो डिक्लाइन हुआ है, 8.4% से अभी 7.5% हुआ है, तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। थर्ड यहाँ पे कि प्रोविज़न कवरेज रेशियो है, ये PCR है। यहाँ पे क्या है कि बैंकों को एक पोर्शन अपने प्रोफाइल का जो है ना वो एक प्रोविज़न के तौर पे सेट करना होता है, वो भी बैड लोन के अगेंस्ट में। यानी कि बैड लोन बोलिए या NPA बोलिए, जो भी लोन आपका वापस नहीं आता उसको बैड लोन की कैटेगरी में रख दिया जाता है, और इसमें इसके लिए जो है ना एक प्रोविज़न यहाँ पे सेट किया जाता है जिसको हम लोग PCR कहते हैं। तो हाई PCR रेशियो जो है इसका मतलब है कि एसेट क्वालिटी इश्यूज़ जो है वो यहाँ पे लिया जा रहा है, और जो बैंक है वो वल्नरेबल नहीं है। तो जितना ज़्यादा PCR रहेगा उतना ज़्यादा बैंकों की जो स्थिति है वो सही रहेगी। तो PCR भी इम्प्रूव हुआ है। साथ ही सॉवरेन डेट है, यानी कि सॉवरेन डेट आप लोग देखो कि इसका मतलब है कि फिनेंशियल लाइबिलिटीज़ जो गवर्नमेंट की है सॉवरेन नेशन की, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। साथ ही क्राउडिंग आउट है, यानी कि क्राउडिंग आउट में क्या है कि जो बोरोविंग आपको देखने को मिलता है प्राइवेट सेक्टर का, तो इसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो कम हो गई है। इट मीन्स कि जो हम लोग बाहर से पैसे हम लोग बोरो करते हैं, जैसे आप सरकार देखते हो कि जब खर्चे ज़्यादा करना होता है सरकार को तो वो क्या करते हैं कि बोरो कर लेते हैं। तो जो बोरो करने का जो कैपेसिटी है, अपॉर्चुनिटी है, वो अगर प्राइवेट सेक्टर का कम हो जाए, क्योंकि डोमिनेंस गवर्नमेंट का ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको हम लोग क्राउडिंग आउट कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ यहाँ पे परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, तो उसको ध्यान रखना है। और ये आपका RBI के द्वारा निकाला जाता है फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो इसमें क्या क्या है, CRAR है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो है, प्रोविजन कवरेज रेशियो है, PCR और सॉवरेन डेट है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि अगेन एक इंडेक्स है, ट्रेड इंटेंसिटी इंडेक्स है। तो ट्रेड इंटेंसिटी इंडेक्स ये आपको बताना है कि यहाँ पे क्या है ना कि एक कंट्री का एक्सपोर्ट जो है उसकी शेयर कितना है, जो कि यहाँ पे आपके वर्ल्ड के एक्सपोर्ट के शेयर के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो अभी इसमें यूज़ किया जाता है, इस इंडेक्स को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि देखा जाता है कि जो वैल्यू है ट्रेड का दो कंट्री के बीच में वो ज़्यादा है या कम है, अगर इसको हम लोग पूरे वर्ल्ड के बेसिस पे, वर्ल्ड के ट्रेड के इंपॉर्टेंस के बेसिस में देखें तो। यानी कि आप देखो कि एक कंट्री का जो शेयर है, मान लीजिए इंडिया के द्वारा जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और ये हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं नेपाल को और भूटान को, तो ये एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए जितना वर्ल्ड का एक्सपोर्ट हो रहा है सेम पार्टनर से। इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर कंट्री का अगर हम लोग दूसरे कंट्री के साथ शेयर कर रहे हैं, तो वर्ल्ड में भी दूसरे कंट्री का जो है ना इस कंट्रीज़ के साथ उतने ही शेयर होना चाहिए, ये एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए। कितना इंटेंसिटी है किसी भी कंट्री का, कितना इंटेंसिटी है ट्रेड करने का, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर मेज़र करते हैं। फाइन, तो ये बताया जा रहा है कि जो ग्लोबल ट्रेड है वो आपका रिबाउंड करेगा 2021 में। तो एक क्लियर स्ट्रैटेजी बताया जा रहा है कि इंडिया को अब ज़रूरी है कि अडॉप्ट करे। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। ये न्यूज़ में था, व्हाट इज़ दिस लाइट हाउस प्रोजेक्ट, जो कि आपका ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के अंदर आता है, और इसको 6 सिटीज़ में बनाया जा रहा है, 6 राज्य में। तो ये जो आपका ग्लोबल टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया है,
ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर है, जिसमें कि बेस्ट ग्लोबली अवेलेबल जो इनोवेशन कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है, हल्का फुल्का ये हाउस बनाने का प्रोजेक्ट है, एक मॉडल हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसमें कि आपके घर बनाए जाएंगे और शॉर्टलिस्टेड होगा अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसे घर बनाए जाएंगे जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका टेक्नोलॉजी होगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो रेडी टू हाउस है ना, इसको आपको दिया जाएगा। इट मीन्स कि जैसे आप घर खरीदने जाते हो या फिर आप रेंट में भी लेने जाते हो, तो समटाइम्स आपको सिर्फ एक ढांचा मिल जाता है, आप उसमें अपने सामान को रखिए, अपने अपने जो है अपने हिसाब से घर को सजाइए, तो उस हिसाब का मिलता है। लेकिन एक और भी घर मिलता है आपको जो कि रेडी टू यूज़ होता है। इट मीन्स कि आपको सारे फर्नीचर वगैरह सब कुछ मिलते हैं घर में, सिर्फ आपको आना है और रहना है, ठीक है। तो दो तरीके के घर होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है ना, कि आपको बना बनाया घर मिलेगा, आपको बस यहाँ पे आके रहना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 12 मंथ्स के अंदर ही सारी चीज़ें डिलीवर हो जाएगी। फीचर क्या है कि सस्टेनेबल हाउसिंग होगा, यानी कि लोकल जो क्लाइमेट और इकोलॉजी है ये सारी चीज़ों को देखते हुए बनाया गया है। 14 स्टोरी टावर होगा जिसको बनाया जाएगा, 14 स्टोरी टावर हाउस जो यहाँ पे बनाया जाएगा वो कम्प्लीटली अर्थक्वेक रेसिस्टेंट होगा। इट मीन्स कि आप देखते हो कि लंबे लंबे जो लॉन्ग स्टोरी जो बिल्डिंग होते हैं, तो वो अर्थक्वेक के टाइम में क्या होता है ना कि शेक होने लगते हैं, हिलने भी लगते हैं, कई बार तो क्रैक भी हो जाते हैं। तो अर्थक्वेक आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पिलर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। साथ ही साथ आप देखो कि इन्वायरमेंटली फ्री भी है, क्योंकि यहाँ पे प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल्स होगा, मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। तो ये सारे कुछ ऐसे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आपका यूज़ किया जाएगा कंस्ट्रक्शन टाइम में, कि जो अर्थक्वेक है उससे यहाँ पे छुटकारा मिलेगा। एफोर्डेबल हाउसिंग होगी, इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं होगा, ऐसा होगा कि सारे लोग इसको परचेज़ कर पाए। लोगों के वेलबिंग के लिए ये बनाया जा रहा है, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज भी देख लेते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज कवच हुआ है, तो ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के भी साथ, और साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड है। तो ये चारों के बीच में आपका एक्सरसाइज कवच हुआ है, ये याद रखना है। फिर है डेजर्ट नाइट 21, ये बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयर के बीच में, तो ये दोनों याद रखना है। आकाश एनजी मिसाइल है, मिसाइल जो भी होते हैं वो डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो इस आकाश एनजी मिसाइल को अभी न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल के अंदर इसको रखा गया है। एक न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर है, यानी कि ये सरफेस से एयर में जाएगा ऐसा मिसाइल है, और इसको इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यूज़ किया जाएगा, तो ये याद रखना है। आसमी है, आसमी क्या है, ASMI, ये इंडिया का फर्स्ट हमारे यहाँ का 9mm मशीन पिस्टल है, ठीक है, जिसको कि डीआरडीओ और इंडियन आर्मी के साथ मिलकर बनाया गया है। 3D प्रिंटिंग प्रोसेस इसको यूज़ किया गया है इस तरीके के इसके वेरियस पार्ट को बनाने के लिए। इसको हम लोग पर्सनल वेपन के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं, और हेवी वेपन डिटैचमेंट भी, कमांडर, टैंक, एयरक्राफ्ट और क्रूज, ये सारी जगह पे हम लोग इसको इस पिस्तल को यूज़ कर सकते हैं। तो आसमी क्या है, एक हमारे यहाँ का बनाया हुआ पिस्तल है, ये याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, ये है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवोल्यूशन। तो रिसेंटली मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवोल्यूशन जो है ये रिपोर्ट है, जिसमें कि 146 नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। अगर यहाँ पे मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवोल्यूशन अगर देखें, तो इसमें ये दिखाया जा रहा है, एसेस किया जाता है कि कैसे जो है हमारा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको अच्छे तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। असेसमेंट प्रोसेस के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपका IUCN के वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया में ये देखा जाता है, इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन अगर हम लोग देखें, ये ऐसा मैनेजमेंट करना है जो इफेक्टिव हो और सही तरीके से इवोल्यूट हो। तो इसमें आपका एडेप्टिव अप्रोच लेकर चला जाएगा मैनेजमेंट करने के लिए। अच्छा खासा इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगा, साथ ही यहाँ पे जो वैल्यूज़ है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की उसको प्रमोट की जाएगी। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं इस रिपोर्ट का हाईलाइट क्या है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ओवरऑल मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस जो यहाँ पे आपका ये रिपोर्ट है ये 62% है, जो कि हायर है ग्लोबल मीन से। ग्लोबल आप देखोगे तो 56% है। तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश जो है इसको हाईएस्ट यहाँ पे रेट किया गया है, वो भी मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन का। तो कौन किसको किसको यहाँ पे ज़्यादातर दिया गया है, टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी और कपासवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा जो है उसको बॉटम में रखा गया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन से यहाँ पे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके न्यूज़ में है और कौन टॉप किए है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट 2021। तो क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट हुआ है जिसको कि नीदरलैंड के द्वारा होस्ट किया गया है। इसका एम है कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज आज के डेट में देखने को मिल रहा है उसके इफ़ेक्ट को हम लोग कैसे रोके, और इफ़ेक्ट को रोकने के लिए हम लोग कैसे इनोवेट करें, कुछ नई चीज़ें वर्ल्ड की एफर्ट्स लेकर आए। तो ये सारी चीज़ों को क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट में बात किया जा रहा है।
इसमें एडेप्टेशन एक्शन एजेंडा डिलीवर किया जाएगा, जिसमें कि 10 साल का यहाँ पे डिकेड है, और ये कब तक, तो 2030 तक यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, हम लोग का भी यहाँ पे टारगेट है 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का। साथ ही हम लोग 26 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड है उसको भी रीस्टोर करेंगे। तो ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है कि 2030 तक हमारा क्या टारगेट है। देखिए 2022 तक हमारा टारगेट है 175 गीगावाट का। 1 सेकेंड, 2022 तक क्या है हमारा, 175 गीगावाट का है। लेकिन ये याद रखिएगा कि 2030 तक हमारा क्या है, तो 450 गीगावाट है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, और इसमें आप लोग का वेल पार्टिसिपेशन है, और सबका जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी है, चाहे वो सोलर हो, वाटर हो, ठीक है, विंड हो। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, और इसको रिलीज़ किया जाता है जर्मन वॉच, यानी कि एक जर्मनी की एनजीओ है। इंडेक्स में आप देखो तो यहाँ पे बताया जाता है कि कंट्रीज़ और रीजन कितने एक्सटेंट तक जा रहे हैं, और उसमें वेदर रिलेटेड जो लॉस इवेंट है उसका इम्पैक्ट कितना हो रहा है। इट मीन्स कि क्लाइमेट चेंज बढ़ने के कारण आप लोग देख रहे हो कि बारिश कभी भी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है तो फ्लड लाइक सिचुएशन हो रही है, साथ ही बारिश कम हो रही है तो वहाँ पर ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो रही है। अभी आप लोग उत्तराखंड में देखे होंगे जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, लैंडस्लाइड तो नहीं था, ग्लेशियर बर्स्ट हुए थे, तो वो भी एक क्लाइमेट चेंज का ही आपका रिजल्ट माना जा रहा है। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट यहाँ पे लाया गया। इसका अगर हाईलाइट देखें तो इसमें ये बताया गया है कि इंडिया जो है वो 7th वर्स्ट हिट कंट्री है क्लाइमेट चेंज के कारण, और एक्सट्रीम वेदर आपको देखने को मिलता है। अभी आप लोग फील कर रहे होंगे कि कितना ज़्यादा हीट हो चुका है, यानी कि गर्मी आ गई है, ठंड गई नहीं कि तुरंत गर्मी आ गई है। साथ ही साथ आप देखो कि 2019 में मोजाम्बिक जो है वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड है, यानी कि सबसे ज़्यादा बुरा असर किसी कंट्री में पड़ा है तो मोजाम्बिक है। इंडिया में हाई नंबर ऑफ़ फर्टिलिटीज़ है और बिगेस्ट इकोनॉमिक लॉस भी देखने को मिलेगा। साथ ही कोई भी कंट्री नहीं है जो कि ऐसा नहीं है कि उसमें क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ही नहीं है, ऐसा भी कोई कंट्री नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 15 में, जो कि है साथी पोर्टल लॉन्च। तो साथी जो है इसकी फुल फॉर्म है स्टेट वाइज एक्शन ऑन एनुअल टारगेट एंड हीटवेज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी। एक पोर्टल है जो कि आपका स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी जो स्टेट लेवल एक्टिविटीज़ है उनके द्वारा ये लाया गया है और लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। ये एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल है जो कि डेवलप किया गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। रियल टाइम मॉनिटरिंग यहाँ पे किया जाएगा कि बहुत सारे जो एनर्जी कंजर्वेशन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे चल रही है। तो ये ध्यान रखना है। साथी पोर्टल आपका किस चीज़ के लिए है, तो साथी पोर्टल आपका यहाँ पे एनुअल टारगेट और जो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए लाया गया है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में, तो ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि कानून के द्वारा ये बॉडी बनाया गया है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे मैंडेट किया गया है डेवलपिंग पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजी को, साथ ही सेल्फ रेगुलेशन और मार्केट प्रिंसिपल की भी बात की गई है। नेक्स्ट आते हैं सक्षम। सक्षम क्या है यहाँ पे, तो ये है संरक्षक क्षमता महोत्सव। तो महोत्सव है, ये कंपेन है जो कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया कि यहाँ पे मास को सेंसिटाइज करनी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एफिशिएंट यूज़ और कंजर्वेशन को लेकर, जिससे कि हमारा बेटर हेल्थ और इन्वायरमेंट हो सके। इसमें आप देखो कि कंज्यूमर को कन्विंस किया जाएगा कि वो क्लीनर फ्यूल्स की तरफ स्विच करे और अपने बिहेवियर चेंज को वो बदले, जिससे कि हम लोग फॉसिल फ्यूल को जो यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ों को अब छोड़ने की ज़रूरत है और क्लीनर फ्यूल की तरफ हम लोग को बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यू है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च और एसोसिएशन। इसको रजिस्टर्ड किया गया है सोसाइटी जैसा, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के तहत, और इसमें एनर्जी एफिशिएंसी को ये प्रमोट करने के लिए इंगेज किया गया है बहुत सारे सेक्टर्स में, और ये रिलेटेड है हमारे इकॉनमी और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शंस के लिए, ठीक है, जिससे कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो सके। साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट को भी हेल्प किया गया है कि वो यहाँ पे अच्छे खासे पॉलिसीज़ लेकर आए, स्ट्रैटेजी लेकर आए पेट्रोलियम के कंजर्वेशन के लिए, और जो एक्सेसिव डिपेंडेंसी है, यानी कि आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसको हम लोग कम कर सकें, ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखते हैं सीमेंट प्रोडक्शन का। तो लाइम स्टोन, जिसकी केमिकल फार्मूला है CaCO3, जिसको यूज़ किया जाता है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, और ये हाई टेम्परेचर में कैल्सिनेट होता है, वो भी सीमेंट किल्स के लिए। यानी कि आप देखते हो कि सीमेंट के जो पत्थर बनते हैं ना, उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जिससे लाइम बनता है,
और इससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो बस बात यहीं पे है कि जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन की मात्रा बढ़ गई, इट मीन्स कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ गया। ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो हमारे ग्लेशियर मेल्ट हुए तो रिवर का जो सी लेवल राइज है वो होने लगता है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि ग्रीन हाउस गैस को कम करना है। इट मीन्स कि जो यहाँ पे सीमेंट किल्स बनते हैं ना, इसमें गैसेस जो है बहुत एग्जॉस्ट होते हैं। एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 5 से 6% जो सारे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट होते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से होते हैं, और ये सीमेंट प्रोडक्शन से ही आपका निकल कर आता है। तो इसलिए सीमेंट प्रोडक्शंस में कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव लाने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार यहाँ पे क्या मेजर्स ली है जिससे कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है सीमेंट प्रोडक्शन का वो कम हो सके। तो ऑल्टरनेटिव बाइंडिंग मटेरियल देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि जो बाइंडिंग मटेरियल है जिससे सीमेंट का प्रोडक्शन यहाँ पे जो यहाँ पे आप देखते हो कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है वो कम हो सके, एनर्जी एफिशिएंसी यहाँ पे इम्प्रूव हो, और हम लोग स्विच हो जिसमें कि कार्बन फ्यूल्स को कम से कम इस्तेमाल करें, और सही तरीके से यूज़ ऑफ सीमेंट हो। साथ ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए हम लोग को, और साथ ही साथ जो यूज़ ऑफ फ्लाई ऐश है उसे हम लोग को बढ़ाना चाहिए जिससे कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है वो कम कर सके। तो ये सारे कुछ यहाँ पे मेजर्स भी बताए जा रहे हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। तो वन प्लैनेट समिट जो है वो यहाँ पे हुआ था जिसको हैक बोलते हैं, हाई एम्बिशन कोलिशन। तो ये सारे स्टेट के लिए है जो कि यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। इस बार ये 15th मीटिंग था, चाइना में हुआ है। ये कोलिशन का एम है कि न्यू ग्लोबल फ्रेमवर्क लेकर आना है जिससे कि अर्थ का जो नेचुरल सिस्टम, प्लांट और एनिमल है वो यहाँ पे आपका प्रोटेक्ट हो सके। हाई एम्बिशन कोलिशन की बात करें तो ये आपका नेचर और पीपल के लिए है जिसको 2019 में बनाया गया था। इसमें इंटर रीजनल अगर ग्रुप आप देखोगे तो 50 कंट्रीज से ज़्यादा है, जिसको कोस्टा रिका, फ्रांस और यूके के द्वारा चेयर्ड किया जाता है। इसका की गोल क्या है? गोल है कि हमें जो टारगेट है यानी कि जो इफेक्टिवली कंजर्व करना है उसको हम लोग को इंक्रीज़ करना है, और एटलीस्ट 30% तो हमें अपने प्लानट को कंजर्व करना है 2030 तक, ठीक है। और इफेक्टिव मैनेजमेंट करना है प्रोटेक्टिव और कंजर्व्ड एरिया का। पब्लिक और प्राइवेट जो फाइनेंसिंग है उसे हम लोग को बढ़ाना है, और क्लियर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म लेकर आना है जिससे कि जो नेचर ऑन पाथ टू रिकवरी बाय 2030, यानी कि ऐसा काम करना है जिससे कि 2030 तक हमारे यहाँ पे नेचर जो है ना वो रिकवरी के रास्ते पे चले। वन प्लैनेट समिट क्या है? एक्चुअली ये एक इवेंट है जिसमें सारे गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, एनजीओ वो सब आते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करते हैं। मेनली ये को ऑर्गेनाइज किया गया है फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वो भी 2017 से। इसमें कुछ मेजर थीम है जैसे कि टेरेस्ट्रियल और जो मैरीन इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना है, एग्रो इकोलॉजी को प्रमोट करना है, और साथ ही साथ मोबिलाइज करना है जो फंडिंग फॉर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है, और डिफॉरेस्टेशन और जो ह्यूमन हेल्थ है उसमें हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन को कम करना है, एफॉरेस्टेशन पे ध्यान देना है, ह्यूमन हेल्थ को कम करना है। अगर कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है हमारे ह्यूमन हेल्थ में तो उस चीज़ को हमें कम करना है। फाइन। तो गाइज आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। रेस्ट ऑफ द जो आर्टिकल है उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। टोटल यहाँ पे 33 आर्टिकल है तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए एक और लेसन आपको मैं इसका प्रोवाइड कर दूँगी। तो आज के लिए इतने ही। बस आपको ये अगर ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और साथ ही आप लोग को विज़न है इसकी टेस्ट सीरीज़ अगर ज्वाइन करनी है तो आप लोग ऋषिका CH77@gmail.com पे आप लोग मेल कर सकते हो, जिससे आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप लोग विज़न आइज की टेस्ट सीरीज़ कैसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। देखिए जितनी भी यहाँ पर टेस्ट मिलेगी आप लोग n नंबर ऑफ़ टाइम्स वो देख सकते हो, वीडियो के फॉर्म में ही रहेगा जैसे ये वीडियो है आपका, उसी तरीके से, और डिटेल डिस्कशन आपके साथ वहाँ पे डील किया जाएगा। आपको हिंदी और इंग्लिश में PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टोटल 20 टेस्ट होंगे, GS के 4 यहाँ पे CSAT का भी टेस्ट होगा। तो जिस किसी को भी CSAT में फेयर है तो वो आप लोग का फेयर हटाने का कोशिश करूँगी, और कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है वो आप लोग को यहाँ पे समझाया जाएगा। तो इन बातों को आप लोग को ध्यान में रखना है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल हम लोग। थैंक यू।